गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन आपको पता है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग आपने दो टर्म सुनी होगी। देखिए, ब्रीदिंग इज़ अ सिंपल प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड एक्सहेल ऑफ एयर। ब्रीदिंग में क्या होता है, आप एक ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेके जाते हो और CO2 रिच एयर को बाहर रिलीज करते हो, जबकि रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी होगा गैसेस का, ठीक है। ऑक्सीडेशन भी होगा फूड का, क्योंकि आप पता है O2 आप अंदर लेके जा रहे हो तो O2 क्या करेगी, उस फूड का ऑक्सीडेशन करेगी। थर्ड, आपका एनर्जी का रिलीज होगा। आप कुछ ना कुछ एनर्जी को यूज करोगे और जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगी वो आपकी ATP की फॉर्म में क्या हो जाएगी, आपकी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस रहेगा किसके अंदर, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के अंदर। रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ब्रीदिंग एक सिंपल प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन के अंदर आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, रिलीज ऑफ एनर्जी एंड एसिमिलेशन ऑफ एनर्जी। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर ATP की फॉर्म में क्या हो जाती है, आपकी स्टोर हो जाती है। जबकि ब्रीदिंग एक सिंपल प्रोसेस होता है, सिंपली आप एयर को लेके जा रहे हो और बाहर रिलीज कर रहे हो, ठीक है। अब रेस्पिरेशन आपको पता है दो तरह का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो टेक्स प्लेस करता है इन प्रेजेंस ऑफ O2। एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। ये प्रोसेस आपका दो जगह पर कंप्लीट होता है, दो स्टेप में कंप्लीट होता है। एक तो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में और एक माइटोकॉन्ड्रिया में, दो जगह पर आपका कंप्लीट होता है। जब आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, आपकी रिलीज होती है, ठीक है। और जो लास्ट प्रोडक्ट इसके अंदर बनते हैं वो क्या बनते हैं, CO2 H2O और एनर्जी, जैसे हमारे अंदर होता है। जब आपको पता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनते हैं, आपके CO2 H2O और एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो मोर ATP क्या होती है, आपकी सिंथेसाइज होती है। तो दीज आर द एरोबिक रेस्पिरेशंस पॉइंट। आप इसको पढ़ोगे अच्छे से और एनारोबिक के बिल्कुल इनसे अपोजिट लिखोगे। एनारोबिक जो होगा वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर ही पूरा हो जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी रिलीज होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है आपका, वो बनता है इथेनॉल, ठीक है। क्या बनता है, इथेनॉल, CO2 प्लस एनर्जी। और इन प्रोसेस के दौरान ATP भी आपकी लेस सिंथेसाइज होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ तीन जो स्टेप्स हैं आपके, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन स्टेप आप देखिए, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन आपको दिखा रखा है। दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ग्लूकोज आपको पता है C6H12O6 होते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। साइटोप्लाज्म, ये जो स्टेप है ग्लूकोज से जो पायरुवेट बन रहा है, ये आपका प्रोसेस जो ये स्टेप है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में सेम चलता है, ठीक है। एरोबिक और एनारोबिक में ये प्रोसेस सेम होता है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, ठीक है। जैसा इन साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस होगा, जिसमें ग्लूकोज किस में चेंज हो जाएगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, पायरुवेट कहते हैं। अब ये पायरुवेट जो है वो तीन, आप देख रहे हो कि तीन हमने प्रोसेस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसा कि फंगस के अंदर होता है। तो मैंने पीछे भी आपको बताया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो लास्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन एक स्पेशल केस है जो किसके अंदर होता है, हमारा मसल्स के अंदर होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी, ना कि एब्सेंस। यहाँ पर तो बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, लेकिन थोड़ी कम है। जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है हमारी मसल सेल्स के अंदर, तो कौन सा एसिड सिंथेसाइज हो जाता है, आपका लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। देखो, आपने देखा होगा कई बार जब हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं उसके अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। जो वो पेन होता है वो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से। इस लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल्स के अंदर अचानक से क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ठीक है। इसको हम मसल क्रैम्प्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि नेम द एसिड द बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉज द क्रैम्प्स, जिससे क्या हो जाते हैं, आपके क्रैम्प्स इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड आपको दिख रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब मैंने आपको बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन दो स्टेप में कंप्लीट होता है, साइटोप्लाज्म फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, ये आपका साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये मसल सेल्स में हो रहा है, और ये किस में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपका पायरुवेट जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, जैसा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है।
तो दीज आर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट pathway. These are the various three pathway of breakdown of glucose in aerobic and anaerobic respiration. देखिए लास्ट में जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है वो आपकी सिंथेसाइज हो जाती है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में. मैंने ये पहले भी आपको बताया है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर एटीपी की फॉर्म में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है. जब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ये एटीपी आपकी टूट जाती है और आपको क्या देती है, एनर्जी देती है. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए आपने कभी व्रत किया है और आप कुछ खा नहीं रहे हो, तो आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, वो आपको आपकी बॉडी से ही मिल रही है. किसकी फॉर्म में स्टोर हो गई थी आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी, एटीपी की फॉर्म में. जब आपके बॉडी को एनर्जी की नीड होगी तो ये एटीपी टूट जाएगा और क्या रिलीज करेगा, आपका एक्स्ट्रा एनर्जी आपका रिलीज करेगा. देखिए एटीपी जो है हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है. दिस इज़ द एनर्जी करेंसी विच इज़ स्टोर इन माइटोकॉन्ड्रिया. किसके अंदर स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी की फुल फॉर्म होती है. और ये जब टूटती है तो किस में टूट जाती है, एडीपी के अंदर. एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाईफॉस्फेट. ठीक है. और जब ये टूटते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, आपकी रिलीज होती है. उसके बाद एक क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है कि जो ऑक्सीजन, देखिए प्लांट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्लांट्स के अंदर जो आपका गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है. ठीक है. दिन में तो प्लांट्स जो होते हैं अपनी CO2 गैस को, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक है. और प्लांट्स रेस्पिरेशन के दौरान O2 गैस को लेते हैं और CO2 गैस को रिलीज करते हैं. लेकिन दिन में तो क्या होता है, वो अपनी सारी CO2 को यूज कर लेते हैं. कौन से प्रोसेस के अंदर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर. आप यहाँ पे देख सकते हो. लेकिन रात के टाइम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और CO2 गैस को वो क्या करते हैं, आपका एलिमिनेट आउट कर देते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर आपका आता है कि रेस्पिरेशन जो होता है वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वाई द ब्रीदिंग रेट. देखिए बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वाई द ब्रीदिंग रेट इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मोर फास्टर देन टेरेस्ट्रियल. तो इसका एक ही आपका रीजन, एक ही आंसर रहेगा कि जो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स आपके पानी के अंदर रह रहे हैं और पानी के अंदर आपकी कम ऑक्सीजन घुली हुई होती है. जबकि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम डायरेक्ट आपके इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में हैं, तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन के संपर्क में हैं, तो हमारा ब्रीदिंग रेट इतना फास्ट नहीं होगा जितना कि किसका होता है, आपका एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का होता है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डैट कि वाई द ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इज फास्टर दैन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. तो आंसर क्या होगा, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज, ये जो पहली लाइन है ये इसका आंसर रहेगा कि जो ऑक्सीजन गैस है वो पानी में कम घुली होती है. ठीक है. पानी के अंदर कम घुली होती है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट जो होता है वो क्या होता है, आपका फास्ट होता है. ठीक है. उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जो भी आपका स्ट्रक्चर जो होता है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो होता है, उसके स्पेशल डिज़ाइन क्या होते हैं. देखिए रेस्पिरेटरी जो भी ऑर्गन होता है उसमें सबसे पहले तो उसका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए. जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ताकि गैस का एक्सचेंज मैक्सिमम हो सके. दूसरा, उसका सरफेस फाइन और डेलिकेट होना चाहिए, पतला होना चाहिए और डेलिकेट होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए. तीसरा, उसकी जो बॉडी है, मतलब वो किसी बॉडी के अंदर प्लेस होना चाहिए. ये नहीं है कि बाहर वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, वो इट यूजली प्लेस विद इन द बॉडी के अंदर होना चाहिए. थर्ड, इसके पास एक पैसेज होना चाहिए जो एयर को वहाँ लेके जाए और एक्स्ट्रा, जैसे वो O2 को लेके जाएगा और CO2 गैस को क्या कर देगा, बाहर रिलीज़ कर देगा. वो खुद नहीं जाएगा, उसके पास एक पैसेज होगा. ठीक है. जैसे हमारे बॉडी के अंदर होता है. ठीक है. जैसे हम एयर जो है वो नोज से लेते हैं और फिर वो हमारे लंग्स के अंदर जाती है. लंग्स तो खुद तो नहीं आए बाहर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में. ठीक है. वो क्या हो रहा है कि जो नोज है आपका, ब्रोंकाई है, ट्रैकिया है, हम उसके थ्रू एयर को क्या कर रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं किसके पास, लंग्स के पास. तो अब हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग किस तरीके से होता है. तो देखिए पहले तो क्या होगा, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर दो पार्ट होंगे. एक तो एयर पैसेज, मतलब जो एयर को लेके जाएगा, और दूसरा आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वो कौन होगा, आपका एल्वियोलाई होंगे. आगे हम पढ़ेंगे कि एल्वियोलाई क्या होते हैं.
तो एयर जो है वो सबसे पहले आपकी कहाँ से जाती है, नॉस्ट्रिल से होके जाती है। आपको पता है नॉस्ट्रिल जो आगे नाक के जो हमारे दो नथुने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। अच्छा, आपने ये हमारी नाक का नेजल चैम्बर है, आपने देखा बीच में हमारे नाक के बीच में एक दीवार लगी होती है जिसको हम नेजल सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेजल सेप्टम, इसको हम नेजल चैम्बर बोलते हैं। आपने देखा नेजल चैम्बर के अंदर हमारे क्या होते हैं, हेयर होते हैं और एक चिपचिपा सा मटेरियल निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। म्यूकस और हेयर का काम क्या होता है कि इट हेल्प टू फिल्टर द एयर। हेयर क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करने में काम करते हैं, और म्यूकस क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं उनको वहीं रोकने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, नॉस्ट्रिल से जो एयर है वो हमारे गले से होती हुई किसके अंदर जाती है, आपके लंग्स के अंदर। आपने देखा होगा कि जो हमारे थ्रोट के अंदर, जो गले के अंदर जो लैरिंग्स और फेरिंग्स होते हैं, ट्रैकिया होते हैं, उनके अंदर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जो ये रिंग्स जो होती हैं इनको हम रिंग ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। मतलब ये सिकुड़ सकती है, फैल सकती है। इनका काम क्या होता है कि जैसे ही एयर आपकी बाहर जाएगी, ठीक है, अगर ये रिंग इसके बीच में नहीं डली होती तो ये क्या हो जाता, कोलैप्स हो जाती। ठीक है, अगर ये रिंग नहीं होती इसके पीछे, रिंग क्या करती है, उसको ऐसा का ऐसा बना के रखती है, बिल्कुल जैसा था वो। ठीक है, अगर ये रिंग नहीं होती तो ये कोलैप्स हो जाता आपका। ठीक है, तो रिंग क्या करती है, उसको जो आपकी विंड पाइप है उसको कोलैप्स होने से क्या करती है, बचाती है। जब आप एयर को एक्सहेल कर रहे हो तो एक्सहेल करने के बाद हो सकता था अगर ये आपकी रिंग नहीं होती, ठीक है, तो वो कोलैप्स हो जाती। तो ये रिंग्स क्या करती हैं, उसको कोलैप्स होने से क्या करती है, आपकी प्रिवेंट करती है। ये देखिए लंग्स में किस तरीके से आपका यहाँ पर हम जा रहे हैं, ट्रैकिया टूट गया, ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई जो है लास्ट में एंडिंग किस में हो रहा है उनका, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एल्वियोलाई के पास एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। ठीक है, इनका फोल्डेड सरफेस एरिया होता है। ठीक है, जिससे एयर जो है वो काफ़ी ये फूल सकते हैं, जैसे बैलून की तरह होते हैं। ठीक है, हमने ये बात पहले भी कही थी कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं उनका जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इनकी जो वॉल है वो बहुत फाइन होती है और डेलिकेट होती है, और इनके पास लार्ज नेटवर्क होता है किसका, ब्लड वेसल का, ताकि मैक्सिमम जो है गैसेस का एक्सचेंज हो सके। नाउ दिस इज़ द डायग्राम। आपके मैडम ने जो दिया वो आप वो भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखिए ये माउथ कैविटी है, ऊपर से हम नेजल कैविटी शुरू करेंगे। यहाँ से एयर होती हुई आपकी फेरिंग्स से किस में जाती है, आपकी लैरिंग्स से होती हुई ये आपकी ट्रैकिया है। ठीक है, दिस इज़ ट्रैकिया जिसके अंदर रिंग ऑफ कार्टिलेज आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फिर ये ट्रैकिया आपकी ब्रोंकाई के अंदर चलेगी, ब्रोंकाई लास्ट में आपके किस में टूट रहे हैं, आपके ब्रैंक्यूल्स के अंदर। ठीक है, और जो हमारे लंग्स जो होते हैं वो किसके अंदर रखे होते हैं, रिब्स के अंदर। एक रिब्स जो होती हैं यहाँ से होती है, पीछे की तरफ जाके हमारी बैकबोन के साथ चिपक जाती हैं। तो एक है ना रिब्स केज बन जाता है, उस केज के अंदर ये रखे होते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि ऑर्गन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर होने चाहिए और प्रोटेक्टेड होने चाहिए। तो ये दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स केज। एक रिब्स का केज बन जाता है और उसके अंदर रखे होते हैं। ये हमारे लंग्स हैं। ठीक है, राइट वाले को हम लेफ़्ट लंग्स बोलते हैं, लेफ़्ट लंग को हम राइट लंग्स बोलते हैं। और जो हमारा इधर वाला जो लंग्स होता है लेफ़्ट लंग, ये थोड़ा छोटा होता है किसके कंपेयर में, राइट लंग से कंपेयर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक नोच होती है इसके अंदर, इस नोच के अंदर आपका हार्ट रखा होता है यहाँ पर। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो किसकी हेल्प से होता है, हीमोग्लोबिन की सहायता से। देखिए सीधा डायरेक्ट वो, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत बड़ी है, अगर बॉडी का साइज़ आपका बढ़ता है तो आपको कोई पिगमेंट चाहिए गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, और वो पिगमेंट कौन है, आपका हीमोग्लोबिन, जिसको हम Hb से डिनोट करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेल के पास जाता है, वहाँ टूट जाता है और हीमोग्लोबिन रिलीज, ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाती है। फिर इस ऑक्सीजन को सेल्स यूज करती हैं। जब सेल्स इसको यूज कर लेती हैं, फूड का ऑक्सीडेशन होता है और क्या रिलीज होती है, आपकी CO2 गैस। ये जो CO2 गैस है, ये पानी के अंदर बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होती है। इट इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर, और ये ब्लड के अंदर घुल जाती है और घुली हुई फॉर्म में ही वापस हमारे लंग्स के पास आती है, और लंग्स फिर इसको क्या कर देता है, एक्सहेल कर देता है। देखिए बेटा, जब हमारे एयर का इनहेलेशन होता है तो डायाफ्राम, ये एक डायाफ्राम है, एक बोन्स है।
डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, ये बात ध्यान रखना। जब एयर का इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन जब एयर अंदर आती है तो उस दौरान क्या होता है, डायफ्राम नीचे की तरफ, लंग्स बाहर की तरफ, ठीक है। डायफ्राम नीचे की तरफ, लंग्स ऐसे फूल जाते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, तो जिससे अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और एयर अंदर की तरफ आती है, ठीक है। जब एयर का एक्सहेलेशन होता है तो डायफ्राम ऊपर की तरफ, लंग्स अंदर की तरफ, जिससे एयर का अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और एयर अंदर से कहाँ जाती है, आपकी बाहर की तरफ जाती है। तो इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, डायफ्राम नीचे की तरफ, लंग्स अंदर की तरफ, जिससे एयर अंदर आती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया, बाहर से फिर एयर अंदर आएगी। लेकिन जब आपका क्या होता है, एक्सहेलेशन होता है, तो डायफ्राम ऊपर की तरफ और लंग्स अंदर की तरफ, ठीक है। तो जिससे अंदर का एरिया जो है वो कंप्रेस हो जाता है और एयर आपकी अंदर से क्या जाती है, बाहर की तरफ आपकी जाती है, ठीक है।